ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एंड ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन में मुझे बोला गया है दैट सपोज k इज एनी इंटीजर सच दैट दिस इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 5 हैज नो रियल रूट्स। अब देखो नो रियल रूट्स का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है दैट रूट्स जो है वो इमेजिनरी है एंड जब भी हमारे रूट्स इमेजिनरी होते हैं तो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो 0 से लेस होता है, करेक्ट। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी भाई? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूं तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी स्क्वायर यानी कि यहां पर आएगा आपका के स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 4 इंटू 2 इंटू सी, ठीक है। 4 इंटू 2 इज 8, 5 इंटू 8 इज 40, तो के स्क्वायर माइनस 40 इज लेस देन 0। यहां पर आप कह सकते हो दैट के स्क्वायर इज लेस देन 40 एंड के जो है वो कहीं ना कहीं आपका एलिमेंट हो जाएगा -6 से लेकर के 6 तक। क्यों ऐसा भाई? बिकॉज के का स्क्वायर 40 से छोटा होना चाहिए, करेक्ट। तो अगर हम लोग के की वैल्यू 7 रखते हैं, ठीक है, तो 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, ठीक है। तो हमारे पास 6 ही जो है इसके पॉसिबल सोल्यूशन बन करके आ रहे हैं बिकॉज नेगेटिव नंबर का भी जो स्क्वायर है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को प्लस में ही 36 देगा। तो ये हमारा पहला केस हो गया। सेकंड केस मुझे बोला गया एंड द इक्वेशन दिस वन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स में हमारे पास कंडीशन होती है दैट हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो हमारा 0 से ज्यादा होता है, करेक्ट। तो यहां पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी के स्क्वायर माइनस 10k प्लस 25 माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। यानी कि आप जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो दिस विल बिकम के स्क्वायर माइनस 10k प्लस 21 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। आप यहां पर मिडल टर्म स्प्लिट करोगे तो दिस विल बिकम k माइनस 7, k माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। यानी कि मैं ये कह सकता हूं दैट k की जो वैल्यू है वो इस केस में माइनस इंफिनिटी टू 3 यूनियन 7 टू इंफिनिटी जा रही है, ठीक है। वाई? बिकॉज ये एक इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है। आपको ये चीज जो है वो इनइक्वालिटी में अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। अगर आपको नहीं ये चीज क्लियर हो रही है तो आपको इनइक्वालिटीज देखने की जरूरत है फिर। तो यहां पर अगर हम लोग इस फर्स्ट केस एंड सेकंड सिनेरियो को देखें तो इन दोनों से हम लोग के की जो वैल्यू है वो हम लोग यहां पर देख सकते हैं। इन दोनों को सेटिस्फाई करना है हम लोगों को, यानी कि जो के की वैल्यू है वो -6 से लेकर के 2 तक होनी चाहिए, करेक्ट। तो हमारे पास वैल्यू क्या क्या हुई भाई? -6, -5, -4, -3, -2 एंड -1। ये हमारे नेगेटिव वैल्यूज हो गए। ये कितने हुए भाई? टोटल 6 वैल्यूज। एक 0 हमारे पास है, 1 एक वैल्यू एंड 1 एंड 2, यहां पर से 2 वैल्यूज। तो टोटल कितनी वैल्यूज हो गई भाई? 6 + 1 7 + 2 9। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 9 जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन इजी था अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट पता है इन दैट केस, ठीक है। चलो आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 3 माइनस x फॉर x इज स्मॉलर देन 3 इज हाउ मच? अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसमें आपको इन सब टाइप के क्वेश्चन में मैंने देखा है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, x की वैल्यू जो है अगर मिनिमम पूछी हुई है तो 0 से स्टार्ट करके पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले x को 0 पुट करेंगे फिर 1 पुट करेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसे केस में आपको जो आपका न्यूमिनेटर होता है उसको डिनोमिनेटर के टर्म्स में ही ब्रेक करना रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नीचे आपको डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है भाई? डिनोमिनेटर में आपको 3 - x दिखाई दे रहा है, तो आप न्यूमिनेटर को भी 3 - x में ब्रेक कर लो। तो न्यूमिनेटर में अगर आप ध्यान से देखो तो आप इसको मेंशन कर सकते हो 3 - x होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 - x। इसमें मैंने इसलिए ब्रेक किया बिकॉज इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं इस तरीके से कुछ मेंशन कर सकता हूं 3 - x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 - x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 - x। तो ये 3 - x ऊपर एक कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आई विल बी लेफ्ट विद 3 - x प्लस 1 बाय 3 - x, ठीक है। तो अगर मैं 3 - x को
y रख लेता हूं, तो मेरे पास ये जो इक्वेशन है वो y प्लस 1/y के फॉर्मेट का बन चुका है। एंड ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, y प्लस 1/y का मिनिमम वैल्यू जो होता है वो कितना होता है भाई, वो हमारा 2 होता है। इसमें आप जो है वो मिनिमम वैल्यू, वैसे भी आप इसमें 0 1 2 रख करके भी देखोगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, बिकॉज यहाँ पर x जो है ना वो लेस देन 3 है, तो यहाँ पर भी आपको पता चलना चाहिए, बिकॉज x अगर हमारा लेस देन 3 है यानी कि ये जो वैल्यूज है ना वो पॉजिटिव नंबर ला करके देना है। एंड y प्लस 1/y की मिनिमम वैल्यू 2 जो है वो पॉजिटिव के केस में ही वर्क करती है। अगर y हमारा नेगेटिव बन जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। बट यहाँ पर इस चीज से x इज लेस देन 3 को देने का यही पर्पस है, दैट हम लोगों को ये चीज पता चल पाए दैट 3 माइनस एक्स जो है वो एक पॉजिटिव नंबर रहेगा। ठीक है, तो इसका इक्वेशन का आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो गया भाई, 2 हो गया। चलो आओ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको जो है वो समझ में आया। अब देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड अगर आपके रिलेशन फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तभी जाकर के आप ये क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन में मुझे बोला गया दैट लेट r बी अ रियल नंबर एंड fx इज इक्वल्स टू 2x माइनस r इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू r एंड fx इक्वल टू r इफ x इज स्मॉलर देन r। ठीक है, देन द इक्वेशन fx equal to f of x holds for all real values of x where, and ये चार हमारे पास कंडीशन गिवन है। तो इस क्वेश्चन में आपका जो फंक्शन है उसको दो पार्ट में ब्रेक किया हुआ है। एक पार्ट है आपका दैट जब हमारा x जो है वो r से छोटा है, एंड दूसरा पार्ट है दैट जब हमारा जो x है वो r से ग्रेटर है या फिर इक्वल है। तो हम लोग भी अपने सोल्यूशन को दो पार्ट्स में जो है वो ब्रेक कर देते हैं। यहां पर मैं दो केसेस लेता हूं। केस 1 व्हेन x is smaller than r, तो जब हमारे पास x smaller than r होगा तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन fx की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, fx की वैल्यू जो है वो r हो जाएगी अकॉर्डिंग टू यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमारे को पहले से गिवन है। तो ये तो मैंने fx की वैल्यू, इस वाले fx की वैल्यू r फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब f of x की मुझे वैल्यू पता करनी है, तो f of x की मुझे वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो अभी अभी मैंने फाइंड आउट किया दैट f of x जो है वो r है, तो यहां पर भी fx की जगह पर r पुट कर दो, तो दिस विल बिकम f of r। ठीक है, एंड f of r कितना होगा भाई, मुझे बोला गया है दैट अगर x जो है वो r के इक्वल है या ग्रेटर है तो हमारे पास जो फंक्शन है fx उसकी वैल्यू आ जाएगी फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस r, यानी कि f of r की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, f of r की वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस r। अब क्योंकि मैंने x की जगह पर r रिप्लेस किया तो यहाँ पर 2r माइनस r आ जाएगा एंड ये हो जाएगा r। ठीक है, तो केस 1 में तो आप देख रहे हो दैट f of x जो है वो भी r है एंड f of x जो है वो भी मेरा r आ रहा है, यानी कि मैं कह सकता हूं दैट f of x जो है वो इक्वल हो रहा है मेरा f of x के। एंड ये केस हो रहा है कब, जब मेरा x जो है वो स्मॉलर देन r है। तो यहां पर x जो है स्मॉलर देन r तो मेरे क्वेश्चन में सोल्यूशन में जरूर से होना ही चाहिए। ठीक है, तो b जो है उसमें ग्रेटर देन r बोला गया है, लेस देन r की बात ही नहीं हो रही है, तो b जो है वो गलत ऑप्शन है। सी ऑप्शन b जो है वो x इज ग्रेटर देन r बोला जा रहा है, लेस देन r की बात नहीं हो रही है, देन सी भी ऑप्शन गलत है एंड डी भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर नॉट इक्वल टू बोल रहा है बट लेस देन इक्वल टू मुझे ऑप्शन में चाहिए ही चाहिए। तो हमारे पास एक लौता ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि इस क्वेश्चन को क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। बट फिर भी ये इक्वालिटी का साइन जो यहाँ पर गिवन है उसके लिए भी हम लोग अगर चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास केस 2 क्या बनता है, वैसे इसको करने की जरूरत नहीं थी बट फिर भी जस्ट इन केस के लिए मैं आपको बता रहा हूं। केस 2 बनेगा दैट जब हमारे पास जो x है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू r है। तो जब हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू r है तो हमारे पास ये फर्स्ट वाली कंडीशन फॉलो हो रही होगी, जहां पर मुझे बोला गया है दैट जो fx होगा वो इक्वल होगा 2x माइनस r के। ठीक है, तो f of x कितना होगा भाई, अब fx की जगह पर अगेन 2x माइनस r डाल दो, सो दिस विल बिकम f of 2x माइनस r। ठीक है, अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग केस बन जाता है, क्योंकि मैंने x को r से बड़ा रखा हुआ है या तो इक्वल भी रखा हुआ है, तो फिर जो 2x होता है ना वो हमेशा r से बड़ा ही होगा, एटलीस्ट 2 टाइम्स से तो ज्यादा ही होगा। तो 2x माइनस r जो है ना वो भी हमारे पास कहीं ना कहीं r से बड़ा होगा। क्यों, देखो सिंपल सी चीज है, मैंने x को ग्रेटर देन इक्वल टू r रखा हुआ है। मैं एक रफ एग्जाम्पशन अगर ले लेता हूं, तो अगर हमारे पास लेट्स से x जो है वो फॉर एग्जांपल 10 है, इक्वल के केस में r भी 10 है, तो 2x कितना हो गया भाई 20 हो गया। ठीक है, एंड r कितना हो गया 10 हो गया, यानी कि मैं कह सकता हूं कि
20 माइनस 10 10 हो रहा है, या फिर अगर मैं x को बड़ा रखता हूं तो फॉर एग्जांपल इस 10 की जगह पर मैं 20 रख लेता हूं, तो 2x कितना हो जाएगा 40, एंड 40 माइनस 10 30, मतलब कि ये r से केसेस में बड़ा आ रहा है या तो इक्वल आ रहा है। तो अगर हमारा इन दोनों केसेस में x जो है वो r से ग्रेटर आ रहा है या फिर इक्वल आ रहा है, तो ऑब्वियसली चीज है हमारे पास यहां पर अगेन से फर्स्ट वाली कंडीशन फॉलो होगी, क्योंकि ये जो टर्म है ना 2x माइनस r, ये हमेशा ग्रेटर देन r है, ग्रेटर देन और इक्वल टू r। ठीक है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू r में हमारे पास पहला कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x। अब x की जगह पर आप 2x माइनस r रख दोगे, ठीक है, दिस विल बिकम 2x माइनस r, ठीक है, माइनस r, ये माइनस r ये वाला है, ये 2 ये वाला है, एंड इस x की जगह पर मैंने पहला वाला कंडीशन फॉलो करके चीजों को मेंशन किया है। सो दिस विल बिकम 4x माइनस 2r माइनस का r, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 3r, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग f ऑफ x को मुझे f ऑफ x के इक्वल रखना है, तो f ऑफ x क्या था भाई, f ऑफ x था 2x माइनस r, 2x माइनस r, एंड f ऑफ x क्या है 4x माइनस 3r, 4x माइनस का 3r। तो अगर आप इसमें इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश को, इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो दिस विल बिकम 2x इज इक्वल्स टू 2r, ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं x इज इक्वल टू r। ये हमारे पास क्वेश्चन का कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो चुका है। तो यहां पर जो ये इक्वालिटी वाली साइन है, अब ध्यान से देखो, इसको भी हम लोगों ने एक तरीके से प्रूव कर दिया, अदरवाइज इसको हम लोगों को प्रूव करने की जरूरत नहीं थी। जिस भी ऑप्शन में x इज लेस देन r नहीं है उसको हम लोगों को सिंपली इग्नोर करना था, बट फिर भी जस्ट इन केस आपको मैंने यहाँ पर केस 2 भी जो है वो प्रूव करके बता दिया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ मॉडरेट लेवल का था, आपका रिलेशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाते। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है इसमें देखो आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। इफ अंडर रूट 7/5 टू द पावर 3x माइनस y इज इक्वल टू दिस, आपको ये चीज पता होनी चाहिए दैट इसको मैं मेंशन कर सकता हूं 7/5 टू द पावर 3x माइनस y डिवाइडेड बाय 2। मैंने बेसिकली रूट को रिमूव करके पावर 1/2 कर दिया, इज इक्वल्स टू, अब ये 875/2401 है ना, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये आपका हो जाएगा 125/343, यानी कि ये 5/7 का होल क्यूब बन गया मेरे पास, 5/7 का होल क्यूब बन गया। अब आप यहाँ पर बेस को ध्यान से देखते हो तो 7/5 यहाँ पर है, यहाँ पर 5/7 है, यानी कि मैं इन दोनों को रेसिप्रोकल में लिख सकता हूं, करेक्ट, यानी कि 7/5 टू द पावर 3x माइनस y/2 इज इक्वल टू 7/5 टू द पावर -3, करेक्ट। तो अगर मैं मेरे अब जब बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट को मैं इक्वेट कर सकता हूं, तो मैं यहां पर सिंपली कर सकता हूं 3x माइनस y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू -3, 3x माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस का 6, तो y माइनस का 3x इज इक्वल टू 6। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया। इसके बाद अगर मैं सेकेंड इक्वेशन की बात करूं तो मुझे यहां पर गिवन है 4a by b टू द पावर 6x माइनस y is equals to 2a by b y minus 6x, ठीक है। अब मैं इसको भी अगेन b by 2a कर देता हूं, b by 2a, सो दैट मेरा अगेन से पावर जो है वो इक्वल हो जाए, ठीक है, बिकॉज यहां पर आप देखो ध्यान से पावर सेम है, बस नेगेटिव साइन के साथ है, तो यहां पर अब मेरी पावर हो जाएगी 6x माइनस y। अब पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, इसका ये मतलब नहीं हो रहा है दैट ये दोनों कहीं ना कहीं बन रहे होंगे, बिकॉज a टू द पावर 0 और b टू द पावर 0 ही एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। अगर बेस डिफरेंट है तो पावर को 0 होना पड़ेगा, तभी जाकर के ये दोनों 0 होंगे, बिकॉज एनीथिंग रेज टू द पावर 0 1 होता है। यानी कि इन दोनों पावर्स को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो 6x माइनस y जो है वो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को सिंपली ऐड कर देते हो तो y तो कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपका ये सोल्यूशन वाला पार्ट मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, बिकॉज इसमें कोई ऐसा डिफिकल्ट पार्ट नहीं है सोल्यूशन। आई होप आप इसको जो है वो सॉल्व कर लोगे। इसको आपने सिंपली ऐड करोगे तो y से y जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू 6, तो y यहाँ से आपके x की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 12 आ जाएगी, ठीक है। x प्लस y मुझे पूछा गया, यानी कि मेरे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेरा 14 हो जाएगा, ठीक है।
if 3 plus 2 root 2 is a root of this equation and 4 plus 2 root 3 is a root of this equation where a, b, c, m and n are integers, then find the value of this. अगेन ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है. अगर मेरे पास एक रूट 3 प्लस 2 रूट 2 है तो दूसरा रूट कितना रहा होगा भाई 3 माइनस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 एंड दूसरा रूट क्या है भाई 3 माइनस का 2 रूट 2. ठीक है. अब अगर मुझे इक्वेशन फॉर्म करनी है तो आपको पता है इक्वेशन जो है वो फॉर्म कैसे होती है, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ठीक है. एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. मैंने क्या किया, अल्फा और बीटा इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये 2 रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा. ठीक है. ये मेरा एक इक्वेशन जो है वो बन चुका है. सेकंड इक्वेशन मेरे पास बोला गया है 4 प्लस 2 रूट 3 है, यानी कि रूट जो है 4 प्लस 2 रूट 3 अगर एक रूट है तो दूसरा रूट क्या रहा होगा भाई, दूसरा रूट मेरा 4 माइनस का 2 रूट 3 रहा होगा. ठीक है. अगेन एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. इन दोनों को ऐड कर देता हूं मैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो यहां से मेरे पास ये मेरा सेकंड इक्वेशन है. ठीक है. यहां से मेरे पास a कितना आ गया भाई, ध्यान से देखो a जो है वो दोनों ही केस में 1 आ रहा है बिकॉज यहां पर भी a है एंड सेकंड वाले इक्वेशन में भी a है, तो a तो मेरा चलो 1 आ गया. ठीक है. उसके बाद b कितना आया भाई, b देखो ध्यान से, तो यहां पर b है तो b मेरा -6 आया, तो b जो है वो मेरा -6 आ गया. ठीक है. उसके बाद c कितना आया भाई, c जो है मेरे पास 1 आ गया, यहां पर c है, दिस इज c दैट इज 1. m कितना आ गया भाई, m जो है मेरा अगर आप ध्यान से देखो m मेरा y के साथ है सेकंड इक्वेशन में, दैट इज -8. ठीक है. एंड n कितना आ गया भाई, n जो है वो मेरा 4 आ गया. ठीक है. दिस इज n, यहां पर n 4 है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग b बाय m प्लस c माइनस 2b बाय n करना है तो सिंपली आपको यहां पर दिख जाएगा दिस विल बिकम 3/4 प्लस 13/4 यानी कि 16/4. 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको इसमें इक्वेशन को फॉर्म करके a, b, c, m और n की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी थी. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग. इफ c इज इक्वल टू 16x/y प्लस 49y/x फॉर सम नॉन जीरो रियल नंबर्स x एंड y, देन c कैन नॉट टेक विच वैल्यू. अगेन ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है. इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है दैट हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन होता है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है. इसमें ये कॉन्सेप्ट आपको अगर पता है तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, रेदर देन आप ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे तो आपको काफी ज्यादा टाइम जो है वो इस क्वेश्चन में लग सकता है. तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास अरिथमेटिक मीन क्या होता है भाई, अरिथमेटिक मीन होता है मेरे पास 16x डिवाइडेड बाय y प्लस 49y डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 इंटू 49. वाई, बिकॉज आपको सिंपली 16x बाय y मल्टीप्लाइड अगर दोनों को आप करते हो तो x और x y और y कैंसिल हो जाएंगे तो यू विल बी लेफ्ट विथ 16 मल्टीप्लाइड बाय 49 टू द पावर 1/2. ठीक है. आई होप आपको जीएम का फॉर्मूला जो है वो पता होगा. इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 16x बाय y प्लस 49y बाय x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 56. ठीक है. मैंने डायरेक्टली क्या किया, इन दोनों को यहां से बिकॉज 4 वापस आएगा, यहां से 7 वापस आएगा, 7 इंटू 4 28 होगा एंड 2 इंटू 28 56 होगा. ये चीज मैंने यहां पर डायरेक्टली मेंशन की है. ओके. तो देखो अगर ये चीज जो है वो नेगेटिव होती है ना तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 56 से छोटी आनी चाहिए, यानी कि लेस देन. ये इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए. लेस ग्रेटर देन इक्वल टू का कॉन्सेप्ट. ठीक है. लेस देन -56 एंड मोर देन 56, मोर देन 56. तो 56 से छोटा या फिर 56 -56 से छोटा या फिर 56 से बड़ा, यही दो वैल्यूज जो है वो यहां पर C जो है वो ले सकता है. तो यहां पर कोई ऐसी वैल्यू जो कि इन दोनों के बीच में आती हो तो यस दिस इज -50. -50 जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि -50 जो है वैल्यू वो C जो है वो नहीं ले सकता है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग. यहां पर आपको इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है. ये अगेन इक्वेशन फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी है. अ डोनेशन बॉक्स कैन रिसीव ओनली चेक्स ऑफ 100, 250 and 500 on one good day. The donation box was found to have contained exactly 100 checks amounting to a total sum of 15,250. यानी कि मुझे बोला गया है that x plus y plus z कितना है भाई, x plus
y प्लस z, ये मेरे पास 100 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एग्जैक्टली जो है वो 100 चेक्स है। मैं अज्यूम कर लेता हूं 100, 250 और 500 को XYZ रख लेता हूं। तो इनका टोटल अमाउंट कितना होगा भाई, 100x प्लस 250y प्लस 500z। इनका टोटल अमाउंट जो होगा वो कितना दिया गया मुझे, 15,250 गिवन है। ठीक है, इसको आप जब फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5y प्लस 10z इज इक्वल्स टू 305। ठीक है, ओके। अब यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। दिस विल बिकम 3y प्लस 8z इज इक्वल टू 105। ठीक है, तो यहां से आपके z की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, z की वैल्यू आ जाएगी आपकी 105 माइनस का 3y डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, ये बेसिक सा इक्वेशन है। मैं यहाँ पर सॉल्यूशन वाले पार्ट में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बिकॉज यहाँ पर सारी चीजें जो है वो जस्ट एक्सप्लेन करके ही यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ चेक्स ऑफ 500 पूछा गया है। ठीक है, यानी कि z को मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज करने के लिए मुझे y को जो है वो मिनिमम रखना पड़ेगा, करेक्ट, बिकॉज 105 में से मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो है वो रेड्यूस होनी चाहिए। तो y अगर आप 0 रखते हो तो ऑब्वियसली चीज है 105 जो है वो 8 से कंप्लीटली डिवाइड ही नहीं होगा, करेक्ट। तो आपको ऐसा कोई नंबर रखना पड़ेगा जो कि 8 से डिवाइड हो जाए। तो अगर मैं y को 3 रख लेता हूं तो आप ध्यान से देखो 3 इंटू 3 9 एंड 105 माइनस 9 अगर आप करते हो तो 96 होता है, जो कि 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। यानी कि y जो है वो कहीं ना कहीं 3 ही जो है वो लेकर के आ सकता है। ठीक है, तो मेरे पास z की वैल्यू कितनी हो गई भाई, z की वैल्यू हो गई मेरे पास 96 डिवाइडेड बाय 8 यानी कि 12। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ चेक्स ऑफ 500 ना वो 12 हो सकते हैं। बेसिक सा इक्वेशन था, कुछ ज्यादा इसमें सॉल्व करने की जरूरत थी नहीं। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। एक बार ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा सिंपल है। लेट r एंड c बी रियल नंबर्स इफ r एंड माइनस r आर द रूट्स ऑफ 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, देन c इज इक्वल टू हाउ मच। देखो ये भी क्वेश्चन जो है वो एक तरीके से सिंपल है, बस आपको इसमें ये चीज ध्यान रखना है दैट इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स का पूरा चीजें मतलब जो भी बेसिक्स होते हैं वो पता होनी चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो ये गलती करते हैं, वो क्वाड्रेटिक पढ़ करके एंड छोड़ देते हैं क्यूबिक को। बट क्यूबिक से आप देखो, अगर आपको ये क्यूबिक इक्वेशन का जो है बेसिक्स पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए केक वॉक रहने वाला था। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, हल्का सा बेसिक्स बता देता हूँ। डीप में मैंने ऑलरेडी इसको जो है वो डिस्कस किया हुआ है। क्यूबिक इक्वेशन जो है वो कुछ इस फॉर्म का होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके का फॉर्म हमारा होता है क्यूबिक इक्वेशन का। अगर मैं अज्यूम कर लेता हूं दैट इस क्यूबिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा गामा है। पहला रूट है अल्फा, दूसरा रूट है बीटा एंड तीसरा रूट है गामा। तो अल्फा बीटा और गामा के बीच में क्या क्या हमारे पास अलग अलग चीजें क्रिएट हो सकती हैं, सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू होता है आपका माइनस बी बाय ए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा बीटा गामा आपका होता है माइनस का डी बाय ए। जल्दबाजी में सी बाय ए मत कर देना, सी बाय ए क्वाड्रेटिक के लिए होता है, क्यूबिक के लिए माइनस डी बाय ए होता है। एंड सिमिलरली सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्योंकि यहाँ पर 3 रूट है तो आपका एक और सिनेरियो ऐड हो जाता है यहाँ पर, दैट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, इनका जो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो आपका होता है सी बाय ए। तो ये 3 कंडीशन जो है वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी क्यूबिक के लिए, एंड ये वाला क्वेश्चन जो है वो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं मुझे बोला गया है क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या क्या। क्वेश्चन में मुझे बोला गया r एंड माइनस r जो है वो 2 रूट्स है, पहले से मुझे बोला गया, यानी कि r जो है वो अल्फा की वैल्यू है एंड माइनस r जो है वो बीटा की वैल्यू है। तो मुझे ये चीज पता है दैट फर्स्ट वाले अगर मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, चलो थर्ड रूट को हम लोग गामा ही अज्यूम कर लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। फर्स्ट केस में मुझे ये चीज पता है दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो माइनस का बी बाय ए होता है। तो अल्फा बीटा मुझे गिवन है दैट इज r प्लस माइनस r प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का बी बाय ए। तो यहाँ पर माइनस बी बाय ए क्या हो गया भाई, माइनस का सी बाय 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का सी बाय 5। यहां से मेरे पास एक कंडीशन आ गई दैट गामा इज इक्वल टू माइनस का सी बाय 5। ये एक मेरी इक्वेशन आ गई। सेकंड मुझे पता है दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है ना वो माइनस का डी बाय ए होता है, यानी कि अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस का डी बाय ए। तो अल्फा बीटा मुझे पता है, यानी कि r मल्टीप्लाइड बाय माइनस r मल्टीप्लाइड बाय गामा इज इक्वल टू माइनस डी। डी कितना है भाई यहाँ पर 9 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 9 बाय 5।
ठीक है, इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका यहां पर आ जाएगा आर स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 9/5। ये आपका एक इक्वेशन और बन चुका है। ठीक है, अगर मैं थर्ड सिनेरियो को देखता हूं तो थर्ड सिनेरियो मेरे पास क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू C/A। ठीक है, ओके, तो यहां पर मुझे बोला गया अल्फा बीटा यानी कि r इंटू माइनस आर, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका माइनस का आर स्क्वायर प्लस बीटा गामा यानी कि माइनस का आर अल्फा, बीटा एंड गामा माइनस का आर अल्फा प्लस गामा अल्फा यानी कि अल्फा आर गामा इज इक्वल टू C/A। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अल्फा ये माइनस आर और गामा माइनस आर गामा जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। यहां से मेरे पास C/A, C क्या है भाई, C है मेरे पास 10 एंड A है 5 यानी कि ये हो गया 2 एंड माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एक फाइनल इक्वेशन बन जाएगी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। भाई देखो C की वैल्यू -10 है ना यहाँ पर, तो C का जो माइनस है वो इस वाले माइनस आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। तो ये तीन मेरे पास एक तरीके से इक्वेशन जो है वो फॉर्म हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब ये जो गामा स्क्वायर आपके पास 2 आया है, ठीक है, सॉरी आर स्क्वायर जो है वो 2 है, आप इसको गामा एंड आर जो है एक जैसे दिख रहा है, आप कोई दूसरा ऑप्शन भी जो है वो रख सकते हो। इसको सिंपली मैं यहां पर पुट कर दूंगा, तो यहां पर पुट करने से मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, 2 गामा, मैं गामा को थोड़ा इंक्रीज करके लिखता हूं, इज इक्वल टू 9/5। तो गामा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी भाई, 9/10 आ जाएगी। ये मेरे पास एक गामा की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, एंड सिमिलरली मुझे ये भी चीज पता है दैट गामा इज इक्वल्स टू माइनस C/5 है। यहां से अगर मैं देखूं तो गामा इज इक्वल टू माइनस का C/5 यानी मैं कह सकता हूं दैट 9/10 इज इक्वल्स टू माइनस का C/5। ठीक है, तो 5 2 10, तो C की वैल्यू मेरे पास माइनस का 9/2 आ गया। ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, ऑल्दो इस पूरे के पूरे चीजों में थोड़ा सा टाइम लगा है, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है अच्छे तरीके से तो ये तो मैंने आपको बस समझाने के लिए बता रखा है। जो लेफ्ट हैंड साइड में इसको करने में आपको हार्डली 2 से 4 मिनट ही लगने वाले थे, इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। अब देखो ये हमारा फंक्शन का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इजी लेवल का है, बट अगर आप नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो तो आपको लग सकता है दैट ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बट ट्रस्ट मी, आपको फंक्शंस के बेसिक्स अगर क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। क्वेश्चन मुझे बोला गया, सपोज फॉर ऑल इंटीजर्स x देयर आर टू फंक्शंस f and g such that f of x plus f of x minus 1 equal to 0 and g of x equal to x square. If f of x square minus x equal to 5 then find the value of this thing. अब देखो यहाँ पर मुझे g of 5 की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर मुझे g of x ऑलरेडी मुझे बोला हुआ है x स्क्वायर है, यानी कि मुझे कहीं ना कहीं g of 5 का रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो g of 5 क्या है भाई, 5 स्क्वायर। मैं कह सकता हूं दैट g of 5 जो है वो 25 है। ये तो मैंने इजीली यहां से जो है वो इजीली कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, चलो ये तो हमारा एक चीज हो गई। अब मुझे ये दो इक्वेशंस देखने हैं। एक इक्वेशन मुझे यहां पर गिवन है f of x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 0 रख देता हूं तो फंक्शन ऑफ 0 मेरे पास कितना आ गया भाई, फंक्शन ऑफ 0 मेरे पास 5 आ चुका है। अब सेकंड वाली इक्वेशन को देखो, यहां पर इक्वेशन मुझे बोला हुआ है f of x प्लस f of x माइनस वन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 1 रख देता हूं तो ये हमारा क्या बन जाएगा भाई, f of 1 प्लस f of 1 minus 1 यानी कि 0 माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड f of 0 मैंने अभी अभी फाइंड आउट किया दैट इज 5, तो यहां पर 5 पुट करोगे अगर आप, प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो f of 1 मेरे पास कितना आ गया भाई, f of 1 मेरे पास आ गया माइनस का 4। ठीक है, अब आप इसी इक्वेशन में x के लिए 2 पुट करो, x इक्वल टू 2, तो ये हमारा इक्वेशन क्या ड्रॉ हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा f of 2 प्लस f of 2 माइनस 1 माइनस का 1 इक्वल टू 0, f of 2 प्लस ये आपका f of 1 बनेगा एंड f of 1 मैंने ऑलरेडी अभी अभी फाइंड आउट किया जो कि हमारा है -4, माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 कर लो इसको, -4 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि f of 2 मेरा क्या हो गया भाई, f of 2 मेरा हो गया 5। ठीक है, f of 1 -4, f of 2 हमारा हो गया कितना भाई, f of 2 मेरा हो गया 5। सिमिलरली अगर आप f3 फाइंड आउट करोगे ना
तो F3 इसी वे में आपका आएगा -4। यहां से आप एक पैटर्न ड्रॉ कर पाओगे दैट f(0) जब मैंने फाइंड आउट किया तो वो मेरा 5 आया, f(1) जब मैंने फाइंड आउट किया तो मेरा वो -4 आया, f(2) जब मैंने फाइंड आउट किया तो वो मेरा 5 आया, f(3) जब मैंने फाइंड आउट किया तो वो मेरा -4 आया। तो इस तरीके से आप देखो दैट 5 -4 5 -4 ये पैटर्न जो है वो कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है। कब? जब हमारा f(0) 1 2 3 इस तरीके से, यानी कि मैं ये कह सकता हूं दैट जब भी हम लोग किसी इवन नंबर का फंक्शन ले रहे हैं तो वो हमारा 5 आ रहा है, एंड जब भी हम लोग किसी ऑड का फंक्शन ले रहे हैं तो वो हमारा -4 आ रहा है। बस इसी कॉन्सेप्ट को जो है वो आपको कैच करना था। इसके बाद तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया है। तो अब मुझे क्वेश्चन में बोला गया है f(g)(5) प्लस g(f)(5), यही बोला हुआ है ना भाई, g(f)(5), यही चीज बोली गई है। तो g(5) मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था जो कि 25 है, यानी कि मुझे 25 का फंक्शन पता करना है, प्लस g(f)(5), ठीक है। तो g(f)(5) कितना होगा भाई? अब क्योंकि 5 क्या है? एक ऑड नंबर है, एंड किसी भी ऑड नंबर में हमारे फंक्शन का वैल्यू -4 आ रहा है, यानी कि g(-4) मुझे पता करना है। अब फंक्शन ऑफ 25 क्या होगा भाई? 25 बीइंग एन ऑड नंबर विल गिव मी a -4 एंड g(-4) क्या होगा भाई? g(-4) हमारा होगा -4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 16, एंड 16 - 4 कितना हो जाएगा भाई? 12 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये पैटर्न जो है वो रिकॉग्नाइज करना था दैट जो फंक्शन है वो इवन नंबर्स पे 5 वैल्यू दे रहा है एंड ऑड नंबर्स पे -4 वैल्यू दे रहा है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है भाई, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या। द नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन इज, अगेन बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। 1 कब आता है भाई? एनीथिंग रेज टू पावर एनीथिंग 1 कब आता है? 3 केस बनते हैं। पहला केस, अगर 1 की पावर कुछ हो तब 1 आता है। दूसरा केस, अगर -1 की पावर इवन हो तो 1 आता है। एंड तीसरा केस जो कि मोस्ट प्रोबेबली आप सोच रहे होगे, एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 आता है। ये 3 केस है। तीनों केसेस को हम लोगों को यहां पर जो है वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, पहला केस ले लेते हैं। जब 1 टू द पावर a1 होता है तो हमारे पास जो ये बेस है वो 1 है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि x स्क्वायर -10 जो है वो 1 है। x स्क्वायर 11 हो गया, ठीक है। x की वैल्यू √11 आ गई। इंटीजर बन रहा है, ये ध्यान से देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे इंटीजर सोल्यूशन चाहिए ना, तो ये इंटीजर नहीं बन रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट केस खत्म हो गया। सेकंड केस देखो, सेकंड केस के अकॉर्डिंग हमारा जो बेस है वो -1 होना चाहिए, तो x स्क्वायर -10 इज इक्वल्स टू -1 होना चाहिए। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x की यहां पर से दो वैल्यू आ गई, +3 एंड -3। क्या ये दोनों इंटीजर्स हैं? यस। अब इंटीजर्स होने के बाद मुझे यहाँ पर इवन भी चेक करना पड़ेगा दैट अगर हमारा जो ये x की हमने वैल्यू फाइंड आउट की है उसको एक्सपोनेंट में रखने में, ये पावर में रखने में इवन वैल्यू आ रही है नहीं, बिकॉज अगर ये ऑड आ गई तो मेरा सेकंड केस भी जो है वो एक तरीके से खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो चलो चेक कर लेते हैं। x स्क्वायर -3x -10, x को 3 पुट करो, 9 - 10, तो ये कैंसिल हो गया। -10 एक इवन नंबर है, हमारा जो डिनोमिनेटर मतलब पावर है वो इवन नंबर आ रहा है, तो ये मेरा सेटिस्फाई हो रहा है। -3 रख के देख लो, -3 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 9 होता है, ठीक है। -3 इंटू -3 ये आपका हो गया +9, ठीक है। -3 मल्टीप्लाइड बाय -3, ठीक है, ये आपका 9 हो गया, एंड -10, ठीक है। 9 + 9 18, -10 ये आपका 8 आ गया, तो ये भी एक इवन नंबर है, तो मेरा सेकंड कंडीशन हर तरह से सेटिस्फाई हो रहा है। तो मेरे पास 2 इंटीजर सोल्यूशन तो मिल चुके हैं। तीसरा एंड फाइनल केस हम लोग चेक कर लेते हैं दैट हमारा जो पावर है वो 0 होना चाहिए, यानी कि x स्क्वायर -3x -10 जो है वो 0 होना चाहिए। तो ऐसे केस के लिए यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। तो अगर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करते हो तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 5 और -2, ठीक है। तो इसको तो हम लोगों को कुछ पावर वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं, बिकॉज बेस कुछ भी हो उससे हम लोगों को मतलब नहीं है, बट यहाँ पर जो हमारा पावर था वो इवन ही होना चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर चेक किया। तो 2 इंटीजर सोल्यूशन मुझे सेकंड केस से मिल रहे हैं एंड 2 इंटीजर सोल्यूशन मुझे थर्ड केस से मिल रहे हैं, तो टोटल इसके इंटीजर सोल्यूशंस होंगे 4, एंड 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, थीटा बेस्ड क्वेश्चन था ये, ठीक है भाई। Let f(x) be a quadratic polynomial in x such that f of x is greater than equal to 0 for all real numbers.
ठीक है। इफ फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ 4 इक्वल टू 6 देन एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू, ये हम लोगों को जो है वो पूछा गया है। तो देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे बोला गया ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इट मींस कि ये एक ओपन पैराबोला भी हो सकता है, करेक्ट। एंड मुझे यहाँ पर इसका 0 का वैल्यू गिवन है, यानी कि एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0, यानी कि मैं कह सकता हूं दैट हमारा जो रूट्स है अल्फा एंड बीटा दोनों ही इक्वल है किसके भाई, 2 के, करेक्ट। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए दैट हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है वो होता है a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ठीक है। तो यहां से हमको अल्फा एंड बीटा की वैल्यू सेम है दैट इज 2, तो यहां पर आ जाएगा आपका x माइनस 2 x माइनस 2, या फिर आप इसको कह सकते हो a मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे यहां पर f ऑफ 4 जो है वो गिवन है कितना, 6, तो यहां पर इस पूरे के पूरे इक्वेशन में मैं 4 x की जगह पर 4 पुट कर देता हूं, तो यहां पर आ जाएगा 6 इज इक्वल टू a 6 माइनस 2 होल स्क्वायर, यानी कि 6 इक्वल टू a इंटू 4 स्क्वायर इज 16, तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 6/16, यानी कि ओके दिस विल बिकम x माइनस 2 होल स्क्वायर एंड x अगर हमारे पास यहां पर 6 नहीं आएगा, सॉरी यहां पर 4 आएगा, ठीक है। तो 4 माइनस 2 होता है 2, 2 स्क्वायर इज हाउ मच, 2 स्क्वायर इज 4, तो ये हो जाएगा आपका 6/4 यानी कि 3/2, ठीक है भाई। ये हमारे पास 3/2 आ चुका है। अब f ऑफ -2 पूछा गया है, तो सेम इसी इक्वेशन में आप x की जगह पर -2 पुट कर देते हो, तो फिर f ऑफ -2 आपका आ जाएगा कितना, a की वैल्यू हमारे पास 3/2 है, मल्टीप्लाइड बाय -2 का होल स्क्वायर, यानी कि 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 का स्क्वायर यानी कि 16 एंड 8 3s आर 24, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी दैट इज 24, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज let a b c be a non-zero real numbers such that b square minus 4ac b square is less than 4ac, यानी कि अगर b स्क्वायर जो है वो मेरा लेस देन 4ac है, इसका मैं ये मतलब कह सकता हूं दैट b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से छोटा होने वाला है। तो हमारे पास जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से लेस हो जाता है, इट सिंपली मीन्स कि जो हमारे रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, करेक्ट। यानी कि जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैराबोला बनेगा वो या तो ओपनिंग अपवर्ड्स होगा या तो फिर ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा, बट कभी भी हमारे एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करता है तो ये दो जिस पॉइंट पे टच कर रहा होता है वो उसके रूट्स हो जाते हैं, बट हमारे रूट्स जो है वो इमेजिनरी है, मतलब एक्चुअल रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये दोनों के दोनों पैराबोला या तो कंडीशन के जो हमारा इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग या तो ओपनिंग अपवर्ड होंगे या तो ओपनिंग डाउनवर्ड होंगे, बट ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेंगे। अब आगे मुझे क्वेश्चन में बोला गया है fx is equal to a square plus bx plus c if the set s consists of all the integers m such that fm is less than 0। देखो अब मेरे पास जो y की वैल्यू है ना वो लेस देन 0 आ रही है, fm यानी कि फंक्शन ऑफ m जो है वो लेस देन 0 है, यानी कि जो हमारे y की वैल्यू है वो 0 से छोटी आ रही है, यानी कि अपवर्ड पैराबोला इसका जो है वो सोल्यूशन नहीं होगा, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला जो है वो इसका y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, करेक्ट। तो यहाँ पर जो है वो ये आपका कंडीशन बन रहा है। Then the set S must necessarily be, देखो इस क्वेश्चन में आपको अगर लॉजिक्स क्लियर है तो आपका ऑप्शन जो है वो सिंपली बी हो जाएगा, इधर द एम्प्टी सेट और सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स, बिकॉज इसमें आपको किसी भी केस में जो है आपका जो y की वैल्यू है ना वो लेस देन 0 अगर है, ठीक है, तो किसी भी केस में जो है वो ये पैराबोला डाउनवर्ड ही ओपन होगा, भले ही आप इसमें कोई वैल्यू डालो या फिर आप एक एम्प्टी सेट रख लो, दोनों ही केसेस में ये डाउनवर्ड फेसिंग है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर द एम्प्टी सेट में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर द सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स इन दोनों में, बट आपका जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। एम्प्टी सेट के लिए भी ये चीज जो है वो इक्वली वर्क करेगी, ठीक है। ये हमारा मोस्ट सुटेबल आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ओके, द लार्जेस्ट रियल वैल्यू फॉर ए फॉर विच द इक्वेशन दिस इक्वल टू 2 हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। देखो मैंने आपको ऑलरेडी मॉड्यूलस का ग्राफ जो है वो बता रखा है, मॉड्यूलस के ग्राफ में दैट x प्लस ए कुछ भी होता है तो वो नेगेटिव की तरफ जो है वो शिफ्ट करने लगता है, यानी कि x प्लस ए में अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो a जो है वो माइनस ए रहेगा एंड यहाँ पर जो है वो 1 रहेगा, करेक्ट, बिकॉज x माइनस 1 का जो ग्राफ आप बनाओगे, ठीक है, अगर आपको x माइनस 1 का मॉड्यूलस का ग्राफ देना है तो आप ऐसे ही बनाओगे ना, दिस विल बिकम 1, करेक्ट। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी ग्राफ के फॉर्म में बता रखी है। अब इनका जो सम है वो 2 आना चाहिए, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना वो हमेशा 2 होना चाहिए, करेक्ट। ऑप्शंस पिक करो। लार्जेस्ट वैल्यू पूछी गई है, लार्जेस्ट रियल वैल्यू,
तो रियल वैल्यू सबसे लार्जेस्ट 2 को पिक कर लो। अगर ए हमारा 2 है तो -2 एंड 1 इनके बीच में कितना गैप होगा भाई? 0। -1 से 0 1 यूनिट्स एंड 1 से -2 3 यूनिट्स, तो इनके बीच में 3 यूनिट्स का गैप हो गया, तो डी कैन नॉट बी द आंसर। 1 पिक करो। 1 अगर मैं पिक करता हूं बिकॉज मुझे लार्जेस्ट पूछा है, तो सेकंड लार्जेस्ट जो नंबर है वो 1 है, तो अगर ए की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है, अगर ए की वैल्यू 1 हो जाती है तो दिस विल बिकम -1, दिस विल बिकम 1। इनके बीच में गैप कितना हो गया भाई? 1 से 0 आने के लिए 1 यूनिट, 0 से -1 जाने के लिए 1 यूनिट, 2 यूनिट्स का गैप हो जाएगा एंड दिस विल हैव ऑब्वियसली हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। करेक्ट, व्हाई? बिकॉज -1 और 1 के बीच में डेसिमल वैल्यूज भी तो होंगी, तो सी ऑप्शन जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको अबव मॉडरेट लेवल में रखूंगा बिकॉज बहुत से स्टूडेंट जनरली हायर मैथमेटिक्स को लीव करके एग्जामिनेशंस में जाते हैं, बट ये चीजें आपको जो है वो पता होनी चाहिए। फॉर एनी रियल नंबर x, लेट x बी द ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, अब पहले तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मीनिंग समझ लो। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 मैं बोलता हूं तो ये 1 आएगा, यानी कि 1 से लेकर के, ओके मैं एक दो एग्जांपल ले लेता हूं। 1.1 यानी कि ऐसा कोई इंटीग्रल वैल्यू बेसिकली इसका जो 1 तक ही लिमिटेड हो, यानी इसका भी जो है वो हाईएस्ट नंबर बिफोर 1.1। ठीक है, ऐसे आप कह सकते हो। अगर मैं आपसे 1.9 के भी पूछूं ना, तो इसको आप जल्दबाजी में राउंड ऑफ करके 2 मत बोल देना। 1.9 का मतलब होता है 1.9 से नीचे अगर मैं एक एब्सोल्यूट वैल्यू देख रहा हूं तो कौन सी है? वो 1 ही होगी। सिमिलरली 2.1 यानी 2.1 के नीचे मैं अगर कोई एब्सोल्यूट वैल्यू देख रहा हूं तो वो 2 होगा। ठीक है, 0.1 के नीचे अगर मैं कोई वैल्यू देख रहा हूं तो दैट इज 0। 0.9 भी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में रखें तो भी वो 0 ही आएगा। ठीक है, आपको मैंने ऑलरेडी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ जो है वो बता रखा है, वो चीज जो है वो आप वहां पर जाकर के देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। आई होप यहाँ तक की चीजें आपको पता ही होगी ऑलरेडी, बिकॉज दिस इज नॉट अ कॉन्सेप्ट क्लास। यहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जहां पर आप अपने प्रिपरेशन को टेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो अगर मुझे बोला गया है समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से लेकर के कोई एक रैंडम सा नेचुरल नंबर n है, जहां पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सम जो है वो 25 आ रहा है, यानी कि 1/5 प्लस n/25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, n को मैं बारी बारी पहले 1 रखूंगा, प्लस फिर मैं इसको 2 रखूंगा, 1/5 प्लस 2/25, प्लस फिर इसको मैं 3 रखूंगा एंड सो ऑन। ऐसा करके कुछ टाइम तक मैं गया n तक। ठीक है, एंड ऐसा करने की वजह से जो मेरा सम आ रहा है ना वो 25 आ रहा है, मुझे ये बोला गया है। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको इतना ज्यादा पुट करने की जरूरत नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखा है दैट 1 बाय 1 करके सॉल्व करने लग जाते हैं इसको, दैट विल ईट अप ऑल योर टाइम। यहाँ पर आपको सिंपली 1/5 एंड n/25 को एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर के आओ, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 25 आएगा। दिस विल बिकम 5 प्लस n एंड दिस विल बी इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, ये हमारा एक सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया बेसिकली। अब यहां पर आप ये चीज मुझे बताओ दैट अगर मेरी n की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है, तो 5 + 1 6, तो जो हमारा न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, यानी कि इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो वो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। तो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग का इंटीग्रल वैल्यू क्या होता है भाई? 1 होता है, सॉरी 0 होता है। ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? 0 होता है। n को 2 रखो, 5 + 2 7, 7/25। अभी भी जो मेरा न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो यहां पर भी मतलब इसका जो अगर मैं देखूं तो इसका जो वैल्यू है वो 0 आएगा। करेक्ट, 2 रखा है इनकी वैल्यू, तो 5 + 2 7, 7/25 अगेन 0 से छोटा है, तो 0.12 समथिंग समथिंग, उसका भी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा वो 0 ही आएगा। तो ये भी जो है वो मेरा 0 ला करके देगा। n को 3 रखा तब भी 0 ला करके दिया इसने, तो 0 + 0 + 0, अभी तक तो चलो 0 0 चल रहा है। ये कब तक चलेगी चीज? जब तक कि मेरा न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल ना हो जाए, यानी कि अब आप ध्यान से देखो, अब मेरा जो n का वैल्यू है ना वो लेट्स से 19 है, तो अब मेरा ये क्या बन जाएगा भाई? 5 + 19/25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24/25। ये भी आपका 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो भी अल्टीमेटली ग्रेटेस्ट इंटीजर होने की वजह से 0 दे देगा, यानी कि n = 19 तक तो ये 0 ही रहने वाला है। तो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं 1 + 19/25, यहां तक तो ये जो चीज है ना वो 0 ही रहने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये सब चीज लिखने के लिए जरूरत नहीं है। मैं अज्यूम कर रहा हूं दैट आप बेसिकली बिगिनर हो इस वाले कॉन्सेप्ट के लिए, तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। अदरवाइज इन सब चीजों को अगर मैं एग्जामिनेशन में करता तो ये ऊपर जो मैं ये मेंशन कर रहा हूं इसको मैं स्किप करके डायरेक्टली यहां पर क्वेश्चन को अप्रोच करता।
बट अब मैं n को 20 कर देता हूं, मतलब देखो यहां से मैं कह सकता हूं n जो है वो 1 to 19 तक मुझे 0 दे रहा है। अब अगर मैं n को लेट से 20 कर देता हूं, n को 20 करो, चलो देखो क्या आता है। अब मैं n को 20 कर रहा हूं तो 5 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। तो 20 प्लस 5 इज 25, 25 बाय 25 इज 1, यानी कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अब 1 आने लग जाएगा। यानी कि अब जो मेरा नेक्स्ट आएगा ना 1/5 प्लस 25 20/25, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, इसकी वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। करेक्ट, आई होप यहां तक आप समझ रहे हो। सेम n की वैल्यू 20 पे भी ये 1 आएगा, 21 पे भी 1 आएगा। वाई, बिकॉज 21 रखूंगा तो ये 26/25 हो जाएगा। तो 26/25 कितना होगा भाई, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, एंड उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 1 कब से कब तक देगा, n अगर मेरा 20 से लेकर के, ठीक है, जब तक ये 2 ना बन जाए, यानी कि 50/25 तक ये चीज चलेगी। यानी कि मैं कह सकता हूं 44 तक 1 मिलने वाला है मुझे। वाई, बिकॉज जब मेरा n 44 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5 प्लस 44/25। तो 44 प्लस 5 कितना होता है, 49। ठीक है, बिकॉज अगर 50 हो गया तो 2 में घुस जाएगा। अगर ये 50 हो, ओके दिस इज 25, अगर n 45 हो जाता है तो ये हो जाएगा 50/25, फिर मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं 1 को काउंट कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 1 से 19 तक तो 0 है, 20 से लेकर के 44 तक 1 आने वाला है मेरा आंसर। तो पहले तो मैं काउंट कर लेता हूं दैट इन सबका सम मेरा 25 आ रहा है कि नहीं। तो 20 से 44 तक अगर आप काउंट करोगे तो ये एग्जैक्टली 25 आ रहा है। इसके आगे मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है। 20 to 44 कितना होता है भाई, 24 प्लस 20 खुद 25, इन सब का सम, मतलब ये जो है वो 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, ये कितनी बार 19 तक आएगा, 19 तक। उसके बाद 1 प्लस 1, ये जो है वो आपके 25 तक आएगा, 25 आपका सम हो जाएगा। मतलब n जो है वो 45 हो, ऐसा कंडीशन लेने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वैसे केस में सम जो है वो 25 से ऊपर निकल जाएगा। तो इस n, कैपिटल N की वैल्यू कितनी हो गई भाई, कैपिटल N की वैल्यू 44 हो गई। तो ये 44 जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। काफी अच्छा क्वेश्चन था, आपके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते, तो आप जो मतलब अगर हैं तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है। लेट a बी द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स ऑल द नंबर ऑफ द फॉर्म 3k plus 4k, 3 to the power k plus 4 to the power k plus 5 to the power k, and b be the largest positive integer that divide all number of the form this, where k is any positive integer। ठीक है, फाइंड a plus b। पहला मुझे क्वेश्चन में बोला हुआ है 3 की पावर k प्लस 4 टू द पावर k प्लस 5 की पावर k। ठीक है, तो अगर मैं पहले k की वैल्यू 1 रख लेता हूं तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 यानी कि 12। अगर मैं k की वैल्यू 2 रख लेता हूं तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 25 यानी कि 50। अगर मैं k की वैल्यू 3 रख लेता हूं तो ये हो जाएगा आपका 27 प्लस 64 प्लस 125 यानी कि 216 एंड सो ऑन। k की वैल्यू आप अलग अलग रख करके चेक कर सकते हो, बट उतने की हम लोगों को जरूरत नहीं है। अब मुझे बोला गया दैट a एक लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर है जो कि इस टाइप के फॉर्म के सारे नंबर्स को जो है वो डिवाइड कर रहा है। तो ऑब्वियसली हम लोगों का जो काम है a को फाइंड करने में वो केवल 12 एंड 50 से ही चल जाएगा। मतलब a ऐसा नंबर है जो कि 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 50 को भी डिवाइड कर रहा है, 216 को भी डिवाइड कर रहा है एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसा नंबर कौन सा होगा जो 12 एंड 50 को भी डिवाइड कर दे। ठीक है, बिकॉज आगे के सारे नंबर जो है वो इवन है। इसको आपको, बिकॉज देखो 3 की पावर क्या आएगा भाई, 3 की पावर k जो है वो एक ऑड नंबर आएगा, 4 की पावर k जो है वो एक इवन नंबर आएगा, एंड 5 की पावर k जो है वो एक ऑड नंबर आएगा। तो ऑड प्लस ऑड हमेशा एक इवन नंबर देता है, यानी कि इसके आगे मैं k की कोई भी वैल्यू रखता चला जाऊं वो हमेशा एक इवन नंबर होगा। ठीक है, मैं ये कॉन्सेप्ट क्यों बता रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब 12 एंड 50 को डिवाइड करने वाला जो नंबर है वो हो लाइक क्या हो जाएगा भाई, लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
ठीक है, तो क्या 2 आगे आने वाले सारे नंबर्स को डिवाइड करेगा? यस। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले सारे नंबर्स क्या होंगे भाई? इवन होंगे। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट भी आपको जरूरत थी पता होने की, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो सकता है दैट क्या पता के की वैल्यू लेट से 87 पे ये कोई एक ऑड नंबर आ जाए एंड 2 उसको डिवाइड ना कर पाए, ऐसा कॉन्सेप्ट ना आए आपके दिमाग में। इसलिए हमने पहले ही पता कर लिया दैट आगे आने वाले जितने भी नंबर्स है वो इवन है, एंड हमको पता ही है दैट इवन नंबर को 2 तो डिवाइड करता ही करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया ए की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई भाई? 2 आ गई। सिमिलरली अब हम लोग चलो सेकंड वाले इक्वेशन को जो है वो देख लेते हैं, सेकंड में हमारे पास क्या गिवन है। ठीक है, सेकंड मुझे बोला गया है दैट बी जो है ना, बी हमारा 4 टू द पावर k प्लस 3 इंटू 4 टू द पावर k प्लस 4k प्लस 2। इसको देखो आप जो है वो, इसको आप बेटर वे में क्या मेंशन कर सकते हो? 4k इंटू 4 स्क्वायर, यानी कि आप इसको 16 इंटू 4k मेंशन कर लो, ये ज्यादा बेटर एंड इजी रहेगा। इसको आप 16 इंटू 4 की पावर k मेंशन कर लो। क्यों भाई? मैंने 4k प्लस 2 को इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं ना, 4k मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर 2, करेक्ट। ऐसा करने की वजह से मैं यहां से 4 की पावर k जो है वो कॉमन ले सकता हूं। तो अंदर क्या बच गया? 1 प्लस 3 प्लस 16, यानी कि ये हो गया आपका 20 इंटू 4 टू द पावर k। अब अगेन से सेम कॉन्सेप्ट, k को अगर आप 1 रखते हो तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई? 80 हो जाएगा। ठीक है, k को अगर आप 2 रखते हो तो ये आपका 320 हो जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। अब यहां पर ऐसा नंबर, लार्जेस्ट नंबर जो 80 और 320 दोनों को डिवाइड कर दे, वो कौन सा होगा? ऑब्वियसली वो नंबर हमारा हाईएस्ट 80 होगा। अगर आपको नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो आपको ये चीज पता चल जाएगी दैट हमारे दिमाग में ऐसा कोई थॉट नहीं आना चाहिए दैट मे बी के की कोई 179 वैल्यू, के की वैल्यू कुछ 179 रखने की वजह से कुछ एक ऐसा नंबर आ गया जिसको 80 डिवाइड नहीं कर पा रहा है। ऐसा नहीं है, जो आगे नंबर्स आते जाएंगे ना वो 80 के तो सारे के सारे मल्टीपल्स होंगे ही होंगे। वाई? बिकॉज यहाँ पर 20 भी है, यहाँ पर 4 भी है, करेक्ट। आई होप आपको ये चीज जो है वो समझ में आ रहा है। इसको मैं अगर ज्यादा बेटर वे में मेंशन करूं तो फॉर एग्जांपल के की वैल्यू कुछ n है लेट से, तो 20 इंटू 4 इंटू अप टू n, तो ऑब्वियसली 44 इंटू 20 तो 80 बन ही गया ना। तो आगे के जितने भी नंबर है वो 80 का तो मल्टीपल होंगे ही होंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, नंबर सिस्टम का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई भाई? b की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो है वो आ गई 80, जो कि k के वैल्यू 1 2 3 सबको जो है वो डिवाइड करती जाएगी। तो a 2 है, b 80 है, a प्लस b मुझे पूछा गया है, तो a प्लस b की वैल्यू आ जाएगी 82। थीटा क्वेश्चन था, 82 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आओ, लेट 0 smaller than equal to a smaller than equal to x smaller than equal to 100 and fx is mod x minus a mod x minus 100 and mod x minus a minus 50, then the maximum value of fx becomes 100। ठीक है, when a is equal to, देखो मुझे बोला गया that fx की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो 100 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऑप्शन अप्रोच यूज करूंगा, जहां जहां पर मुझे 100 से ज्यादा वैल्यू मिल रही है fx की, वो सारे ऑप्शन जो है वो इग्नोर हो जाएंगे। तो पहली बार अगर मैं a को 100 रख लेता हूं तो आप इस इक्वेशन, यहां पर जो इनइक्वालिटी गिवन है a अगर 100 है, ठीक है, एंड x को जो है वो a के इक्वल ग्रेटर देन होना है a से, एंड एट द सेम टाइम 100 की भी स्मॉलर देन इक्वल टू होना है, तो x को भी अपने आप में 100 होना पड़ेगा और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो ऐसे केस में x भी जो है वो 100 हो गया। तो अगर आप में x और a की वैल्यू डालोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये आपका 100 माइनस 100 जीरो हो जाएगा, ये 100 माइनस 100 जीरो हो जाएगा, एंड ये कितना हो जाएगा? x दैट इज 100 माइनस 100 माइनस 50। अब मॉड होने की वजह से इसके बाहर, मॉडुलस के बाहर जो है वो 50 निकल करके आएगा। तो क्या हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं, हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है fx बेसिकली 100 गिवन है, ये 50 ही दे रहा है। यहां पर तो आप 50 से ज्यादा वैल्यू लेकर के नहीं आ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन जो है वो आप, ये ऑप्शन अप्रोच आप समझ चुके होंगे। तो a की वैल्यू 100 पर हमारा जो क्वेश्चन है क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सेकंड में a की वैल्यू 25 रख के देखता हूं। अगर a की वैल्यू 25 है, ठीक है, यहां पर मैंने a 25 रख लिया, तो x जो है वो 25 और 100 के बीच में कुछ भी हो सकता है। चलो देख लेते हैं हम लोग क्या है, x माइनस a, यानी कि अब ये हो जाएगा x माइनस 25 प्लस x माइनस 100 प्लस x माइनस a माइनस 50, यानी कि ये कितना हो गया भाई? x माइनस 75 हो गया। ठीक है, अब आपको मॉड्यूलस का मतलब पता ही है। बेसिकली आप कह लो दैट मॉड के बाहर कोई नेगेटिव नंबर नहीं निकल सकता, या फिर आप कह लो दैट ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर आप डिस्टेंस देखते हो तो x माइनस 25, यानी कि यहां कहीं पर आपका होगा 25
यहां कहीं पर आपका होगा 75 एंड यहां कहीं पर आपका होगा 100। ठीक है, अब x माइनस 25 का मतलब है दैट आप यहां पर कहीं पर भी रैंडम जगह पर लेट से x रख लो। ठीक है, x माइनस 25 का मतलब है ये अगर x है तो x से 25 का डिस्टेंस लेट से ये d1 है, x का 100 से डिस्टेंस लेट से ये आपका d2 है। ठीक है, तो d1 प्लस d2 यानी कि इन दोनों का सम कितना हो रहा है भाई, d1 प्लस d2 25 से 100 तक का डिस्टेंस यानी कि 75 हो रहा है। ठीक है, अब x माइनस 75, अब इस पूरे के पूरे वैल्यू को मुझे मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम कब होगा भाई, x और 75 के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगा। मॉड्यूलस का मतलब बेसिकली डिस्टेंस ही होता है, बिकॉज डिस्टेंस जो है वो कभी नेगेटिव में नहीं आता है। तो x और 75 के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैक्सिमम करने के लिए ये जो इमेजिनरी पॉइंट मैंने x अज्यूम किया है ना, उसको मैं ज्यादा से ज्यादा दूर लेकर के जाऊंगा, तो मैं 25 पे ही पुट कर देता हूं इस x की वैल्यू को। अभी भी जो मेरा d1 प्लस d2 है वो तो 75 ही रहेगा, बिकॉज d1 0 हो जाएगा, बट d2 जो है वो इंक्रीज होता होता 75 हो जाएगा। सेम टाइम पे x माइनस 75 जो है वहां पर मुझे मैक्सिमम जो वैल्यू मिल रही है डिस्टेंस की वो 50 मिल रही है, तो 75 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, बट मेरा जो मैक्सिमम है वो 100 तक ही होना था। इट मीन्स कि 25 भी जो है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। 0 को आप खुद से चेक करना, d को हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो x माइनस a यानी कि x माइनस 50 प्लस x माइनस 100 प्लस x माइनस 50 माइनस 50 यानी कि x माइनस 100। ठीक है, अगेन नंबर लाइन ड्रॉ करो, x माइनस 50 यानी कि यहां पर कहीं पे 50, ठीक है, ये आपका 100, बीच में कहीं पे मैंने जो है वो x अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो 50 का x से डिस्टेंस लेट से d1 है, x का 100 से डिस्टेंस जो है वो लेट से d2 है, d1 प्लस d2 यानी कि दिस इज d1, दिस इज d2, d1 प्लस d2 कितना हो गया भाई, 50 से लेकर के 100 तक जाने के लिए आपको कितना टाइम लगा भाई, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, 50 कवर किया। ठीक है, एंड x माइनस 100, अब देखो x और 100 के बीच का डिस्टेंस, अब इसको मुझे मैक्सिमम करना है, करेक्ट। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब मैं इस x को लेकर के 50 के ऊपर ही रख दूं। ठीक है, तो जब मेरा x जो पॉइंट है वो 50 के ऊपर ही लाई कर रहा है, तो x और 100 के बीच में डिस्टेंस कितना होगा भाई, 50 टू 100 का डिस्टेंस जो है वो 50 हो जाएगा। तो 50 प्लस 50 100 आ जाएगा, जो कि मेरा क्वेश्चन के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिमिलरली आप 0 को जरूर से ट्राई करना, बिकॉज मॉड्यूलस के क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन अप्रोच से आप ज्यादा इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कैट 2021 स्लॉट 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेज इफ 3x प्लस 2y प्लस y इज इक्वल्स टू 7 एंड x प्लस मॉड x प्लस 3y इक्वल टू 1 देन x प्लस 2y इज हाउ मच। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए हो सकता है अगर आपको मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। इन दैट केस तो मुझे सबसे पहले तो ये दो इक्वेशन गिवन है, दैट 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, ठीक है, प्लस y, इसको मॉड y कर लेना, 3x प्लस 2 मॉड y, ठीक है, 3x प्लस 2 मॉड y प्लस y इक्वल टू 7, एंड दूसरा मुझे इक्वेशन बोला हुआ है x प्लस मॉड ऑफ x प्लस 3y इक्वल्स टू 1। ये दो इक्वेशन मुझे पहले से गिवन है। अब मुझे ये चीज पता है दैट मॉड ऑफ a इक्वल टू a होता है इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड मॉड ऑफ a इक्वल टू माइनस a होता है इफ a इज लेस देन 0। मतलब कि इन दोनों इक्वेशन के मेरे पास टोटल 4 पॉसिबिलिटी बन सकती है, यानी कि जब हमारे पास x भी पॉजिटिव है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है। एक पॉसिबिलिटी बन सकती है दैट हमारे पास x नेगेटिव है एंड y पॉजिटिव है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी बन सकती है दैट हमारे पास x भी पॉजिटिव है एंड y भी पॉजिटिव है, एंड एक फाइनल पॉसिबिलिटी बन सकती है दैट हमारे पास ये दोनों के दोनों जो हैं वो नेगेटिव है, ठीक है। तो हम लोगों को इन सभी के सभी पॉसिबिलिटीज को अज्यूम करके चलना पड़ेगा। अब मुझे ये चीज पता है दैट अगर हमारे पास x, ओके, इफ x इज नेगेटिव, मुझे ये चीज पता है दैट अगर x नेगेटिव होता है तो मॉड ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा इस वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग। मॉड्यूलस का बेसिक सा ये कॉन्सेप्ट है, यानी कि मैं कह सकता हूं दैट ऐसे केस में x प्लस मॉड x जो है वो 0 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली इन दोनों को पहले टारगेट करता हूं, जहां पर x नेगेटिव है उनको टारगेट करता हूं। अगर मेरा आंसर इसी से आ जाता है देन वेल एंड गुड है, मुझे सब चीज चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ईजी पड़ेगा यहां से स्टार्ट करना। तो
अगर हमारे पास अज्यूम कर लेते हैं एक्स भी नेगेटिव है, एक्स दोनों में नेगेटिव है, ठीक है, तो मेरे पास x प्लस मॉड एक्स जो है वो 0 हो जाएगा, यानी कि 3y जो है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। ठीक है, अब y की वैल्यू 1/3 हो जाती है, तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं y की वैल्यू पुट करता हूं तो इट विल बिकम 3x प्लस 2 मॉड y प्लस y इक्वल टू 7, यानी कि 3x प्लस 1 इक्वल टू 7 एंड x की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी, जो कि वर्कआउट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं दैट अगर हमारे पास x नेगेटिव है तो दोनों ही केसेस में ये जो पर्टिकुलर केस है, सिनेरियो है, वो वर्कआउट नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब x जो है वो नेगेटिव तो नहीं है, ये चीज़ तो मुझे पता चल चुकी है। ओके, अब मैं बोथ पॉजिटिव वाले को पिक कर लेता हूँ। ठीक है, ये थर्ड वाले इक्वेशन को पिक कर लेता हूँ। अगर बोथ पॉजिटिव है तो मेरे पास 3x प्लस 3y इक्वल टू 1 होगा। क्यों है भाई, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पर देखते हो ना, तो अगर बोथ पॉजिटिव है तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, मॉड ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स अगर पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ एक्स एक्स हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2x प्लस 3y इक्वल टू 1। ठीक है, दिस विल बिकम 7, ये 1 नहीं होगा, सॉरी, ये 7 होगा। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा भाई, दोनों पॉजिटिव है ना, तो y भी जो है वो कहीं ना कहीं हमारे पास y हो जाएगा, तो 2y प्लस y 3y हो जाएगा। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो x जो है वो 6 आ जाएगा। अगर x 6 आता है तो इसको जब आप इक्वेशन में पुट करते हो तो 12 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, 6 प्लस 6 12, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11/3, माइनस का 11/3 इनफैक्ट। ठीक है, तो ये भी जो है वो हमारा वर्कआउट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये भी जो है वो पॉसिबिलिटी रूल आउट हो गई। तो हमारे पास इकलौता फाइनल ऑप्शन क्या बचा, दैट x पॉजिटिव है एंड y नेगेटिव है। तो जब x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो हमारे मॉड्यूलस के इक्वेशन क्या बनेंगे। देखो मैं इक्वेशन डायरेक्टली यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि आपको जो मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से आता होगा। 3x माइनस 2y प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा, एंड x प्लस 3y इक्वल टू 1, ये हमारा नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो दिस विल बिकम 3x माइनस का y इक्वल टू 7, मतलब पहले मैंने फर्स्ट वाले को सॉल्व कर लिया, एंड दिस विल बिकम 2x प्लस 3y इक्वल टू 1। ठीक है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको 1 से, तो ये कितना हो जाएगा, ओके नो इसको नहीं, हम लोगों को बेसिकली ओके y को एलिमिनेट करना है, तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 1 से, तो दिस विल बिकम 9x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 21। ठीक है, एंड दिस विल बिकम 2x प्लस का 3y इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आपके पास जब सॉल्व करोगे तो 11x इक्वल टू 22 आ जाएगा, एंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो जब x की वैल्यू 2 आ गई तो आप इक्वेशन में पुट करते हो, तो दिस विल बिकम 4 प्लस 3y इक्वल टू 1। ठीक है, एंड 3y इक्वल टू -3 एंड y इक्वल टू माइनस का 1। तो अब मुझे फाइनली x प्लस 2y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2 प्लस -1 इंटू 2 यानी कि 2 माइनस 2, करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 0। थोड़ा सा ये मॉडरेट लेवल का है, फिर मैं कह सकता हूँ अगर मॉडुलस के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आपके लिए हो सकता है, तो आपको मॉडुलस के कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से आने चाहिए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7 एंड जी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, ठीक है, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ जी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस का 3x, यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि मुझे बोला हुआ है एफ ऑफ जी एक्स कितना है भाई, जी एक्स हमारे पास x प्लस 3 है, तो एफ ऑफ x प्लस 3 माइनस 3x, इसकी मुझे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की जगह पर, क्योंकि एफ एक्स जो है वो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 7 है, तो यहां पर अगर मैं इसको पुट कर देता हूं, यूज करता हूं, तो दिस विल बिकम x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस का 7 x प्लस 3 माइनस का 3x। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 7x माइनस 21 माइनस 3x। ये सोल्यूशन वाला पार्ट मैं नहीं बता रहा हूँ बिकॉज ऑब्वियसली ये बेसिक से इक्वेशन है, आई होप कि आपको इनको सॉल्व करना आता होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 4 माइनस 12,
एंड फाइनली x माइनस टू होल स्क्वायर माइनस 16 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू मुझे बोली गई है, तो किसी भी स्क्वायर का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो 0 माइनस 16 कितना हो गया, माइनस 16। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन था। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ इंटीजर्स m एंड n satisfying 1 प्लस mn mod is less than mod mn m plus n less than 5 is। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इसमें आपको जो है वो थोड़ा सा लॉजिक यूज करना था, एंड हो सकता है दैट आपको ये क्वेश्चन जो है वो एक बार में हिट ना करे। देखो मुझे ये चीज तो पता होनी चाहिए इन सब टाइप के क्वेश्चंस के लिए, दैट मेरे पास जो मॉड ए है ना इज लेस देन बी, तो ये इक्वल होता है ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग अगर मॉड एम प्लस 1 प्लस एम एन इज स्मॉलर देन मॉड एम प्लस एन को ले ले, तो इसमें यहां पर हम लोग अगर पुट करते हैं तो 1 प्लस एम एन होल स्क्वायर इज लेस देन एम प्लस एन होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल बिकम 1 प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 2 एम एन इज स्मॉलर देन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn। ठीक है, फर्दर इट विल बिकम 1 प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज लेस देन 0, और 1 माइनस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर इज लेस देन 0। देन यहां पर फर्दर मैं इसको जो है वो ब्रेक कर सकता हूं, 1 माइनस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर 1 माइनस एन स्क्वायर लेस देन 0। अगर मैं यहाँ से 1 माइनस एम स्क्वायर एन स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस एन स्क्वायर एम स्क्वायर इज लेस देन 0। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए दैट ये चीज़ जो है यहाँ पर केवल और केवल दो सिनेरियो बन सकते हैं। पहला सिनेरियो तो ये बनेगा दैट ऑब्वियसली कोई दो नंबर्स जो हैं प्रोडक्ट करके लेस देन 0 आ रहे हैं, करेक्ट। अब कोई दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आपको एक नेगेटिव नंबर मिल रहा है, इट सिंपली मीन्स कि उन दोनों नंबर्स में से एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नंबर नेगेटिव होगा, बिकॉज पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव नंबर गिव्स अस अ नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पर मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, दैट पहला पॉसिबिलिटी है दैट ये वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव हो, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये वाला टर्म नेगेटिव होना पड़ेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी रिवर्स वे में, यानी कि ये अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, डन। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए दैट ये जो नंबर है अंडर रूट नॉट अंडर रूट सॉरी 1 प्लस एम स्क्वायर या फिर 1 माइनस एम स्क्वायर या 1 माइनस एन स्क्वायर, ये पॉजिटिव तभी हो सकते हैं जब n की वैल्यू 0 हो। बिकॉज फॉर एग्जांपल 1 माइनस एम स्क्वायर अगर 0 है, ये तभी पॉसिबल है ना, ओके नॉट 0 लेस, ओके दिस इज पॉजिटिव, इज अ पॉजिटिव नंबर। ये तभी पॉसिबल है जब एम स्क्वायर जो है वो 1 से छोटा हो, करेक्ट। बट यहाँ पर क्योंकि हम लोग इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सिंपली मीन्स कि ये जो एम स्क्वायर की वैल्यू होगी वो 0 ही हो सकती है, करेक्ट, एंड 1 से छोटी ही होनी पड़ेगी, तभी तो 1 माइनस अ स्मॉलर नंबर देन 1 विल गिव मी अ पॉजिटिव नंबर, करेक्ट। तो ये हमारा 0 ही हो सकता है, 1 माइनस 0 विल गिव मी 0। तो यहाँ पर मेरे पास अगर पॉजिटिव होता है तो ये तभी हो पाएगा जब n 0 होगा, एंड एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर पॉजिटिव तभी हो सकता है जब m 0 होगा। ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटीज मेरे पास निकल करके आ रही हैं। तो अगर मैं यहाँ पर अज्यूम कर लेता हूँ दैट m 0 है, तो अगर m 0 है तो चलो ठीक है, ये वाला पार्ट तो चलो मेरा पॉजिटिव हो गया। बट ऐसे केस में जो n है ना वो मेरा ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा, क्योंकि अगर m 0 है तो m 1 माइनस एम स्क्वायर पॉजिटिव है, एंड 1 माइनस एन स्क्वायर नेगेटिव तभी होगा जब 1 से बड़ा होगा n का वैल्यू। या फिर मैं ये कह सकता हूं दैट m जो है वो अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो ऐसे केस में n जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। देन आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ में आई हैं। अब इसके बाद मुझे क्वेश्चन में फर्दर बोला गया है दैट मॉड ऑफ m प्लस n इज स्मॉलर देन 5, यानी कि मैं कह सकता हूं m इक्वल टू 0 एंड मॉड ऑफ n इज स्मॉलर देन 5, यानी कि n जो है वो प्लस माइनस 2 हो सकता है, प्लस माइनस 3 हो सकता है, प्लस माइनस 4 हो सकता है। एंड सिमिलरली m जो है अगर मेरे पास n 0 हो जाता है, अगर n मेरे पास 0 है तो मॉड m जो है वो लेस देन 5 होगा। तो m की वैल्यू मेरे पास क्या आ सकती है, सेम प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3
एंड प्लस माइनस 4, ये 3 वैल्यूज, बिकॉज अब मैंने जो है वो इस वाले पार्ट को पिक किया दैट अगर मॉड m प्लस n लेस देन 5 है एंड n 0 हो जाता है तो मॉड n लेस देन 5 हो जाएगा, एंड जब मॉड n लेस देन 5 है तो ऑब्वियसली n की वैल्यूज हमारे पास, मुझे पता है दैट n जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए, ये मुझे सेकंड इक्वेशन ने दे दिया है। तो 1 से 5 के बीच में केवल यही मेरे पास पॉसिबिलिटीज बचती हैं मॉड n के लिए। ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पेयर्स कितनी है भाई, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4। ठीक है, ये n की वैल्यू यानी कि टोटल 6 यहां से हो गए एंड m की वैल्यू भी सेम, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, 6 यहां से, तो टोटल कितने डिस्टिंक्ट पेयर्स हो गए भाई, 12। तो 12 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ओके, सपोज वन ऑफ द रूट्स of equation ax square minus bx plus c equal to 0 is 2 plus root 3 where a b c are rational numbers and a is not equal to 0 if b equal to c cube then mod of a equal to what। तो देखो एक रूट मुझे बोला हुआ है, कितना है, एक रूट मुझे बोला हुआ है 2 प्लस रूट 3, तो मेरे पास दूसरा रूट क्या हो जाएगा, दूसरा रूट सिंपली मेरे पास 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। अब मुझे पता है दैट सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाय ए। अब यहाँ पर बी जो है वो खुद ही माइनस में है तो ये जो है वो बी बाय ए होगा, माइनस बी बाय ए नहीं होगा। ठीक है, तो बी बाय ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। करेक्ट, आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अब इसके बाद मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है भाई, सी बाय ए। इस केस में प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा, 1 होगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ सी इक्वल टू ए हो गया। देन अब c इक्वल टू ए, मुझे b जो है वो c क्यूब के इक्वल दे रखा है, तो अगर मैं इसको फर्दर लेकर के जाऊं तो b जो है वो इक्वल टू 4a हो जाएगा। कहां से ये चीज मैंने लिया है, ये चीज मैंने ये फर्स्ट वाली इक्वेशन से लिया है, b इक्वल टू 4a। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं 4a इक्वल टू a क्यूब। करेक्ट, 4a इक्वल टू a क्यूब, क्योंकि b जो है वो a क्यूब के इक्वल है। ठीक है, तो यहां पर a और a कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं कह सकता हूं a स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, a की वैल्यू आ गई आपकी प्लस माइनस 2। ठीक है, मॉड a पूछा हुआ है तो मॉड a का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दैट इज 2। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हम लोगों ने पिछले 1-2 सालों के क्वेश्चंस जो है वो अलजीब्रा से लिया। अलजीब्रा से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पिछले कुछ ईयर्स में देखे गए हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप एक बार जरूर से प्रैक्टिस कर लेना। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।